गुड इवनिंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में आपका। अपने यूट्यूब चैनल कोर्सेस पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जितने भी CUET पीजी के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एंट्रेंस फॉर्म फिल किया हुआ है एमएड के लिए, तो उनके लिए आज से खुशखबरी है। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं और पहले ही दिन हम न तो कोई बकवास कर रहे हैं और न तो कोई आपका टाइम बर्बाद करने वाला काम कर रहे हैं। पहले ही दिन हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि 2023 में कैसे क्वेश्चंस आए थे एजुकेशन से। 75 क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम देखेंगे। ये आपका NTA से पेपर डाउनलोड किया हुआ पेपर है। इसमें मैं कोई अपने क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, ये पिछले साल आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एमएड का 9 जून 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर है। 9 जून 2023 शिफ्ट 1 का पेपर है और ये बाईलैंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है। तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, वो वाला रोना आपका नहीं रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो 9 जून का ये पेपर है और जैसा कि आपको पता ही है कि पहले आपका पार्ट ए बी दोनों होता था, लेकिन अब आपका वो लफड़ा ख़त्म हो गया है। 75 क्वेश्चन ओनली एजुकेशन से आने हैं और एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, जितना नंबर आप पाए हैं उसमें से। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और बाकी एग्ज़ाम के लिए टाइम शायद 1 घंटा 45 मिनट है। जो वीडियो मैंने CUET पीजी का इन्फॉर्मेशन बाउचर वाला बनाया है उसे आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो इसमें हम पार्ट 2 डायरेक्ट देखेंगे क्योंकि पार्ट ए तो अब रहा नहीं। तो आइए फटाफट हम लोग पार्ट 2 में आ जाते हैं। कहाँ पे है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा यदि ये प्रीवियस ईयर का पेपर का आपको PDF चाहिए तो। ये प्रीवियस ईयर पेपर का PDF आपको मैं टोटल सॉल्व जब करा दूंगा तो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ये चीज़ आप जान लीजिए। आज हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन पूरा नहीं देखेंगे, 20 क्वेश्चन देखेंगे, 20 प्रश्न देखेंगे। इसके बाद हम लोग कल 20 प्रश्न देखेंगे और फिर इसको ख़त्म कर देंगे। और जैसे ही ख़त्म होगा ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तब तक आप हमारे साथ पेपर सॉल्व कीजिए और बहुत ही मज़ा आने वाला है। मन से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए और बहुत ही मज़ा आएगा। हम लोग एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग मतलब कि चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी यूनिट दिए हुए हैं, टोटल 10 यूनिट हैं आपके CUET पीजी में, उसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए पार्ट वी आपका एमएड वाला है, ऑनलाइन आपका पेपर होता है, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। ये आप दिमाग में बना के रख लीजिए, ठीक। और आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में पढ़ दूंगा ताकि किसी को भी समस्या न हो, आपका वो वाला रोना न रहे कि सर हम इंग्लिश मीडियम के हैं, हम हिंदी मीडियम के हैं। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, NCT स्टैंड फॉर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कमेटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। कह क्या रहा है कि NCTE का पूरा नाम क्या है, तो सबको पता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इसका पूरा नाम होता है। तो पहला का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया हुआ है 1 2 3 4, तो इसमें से 1 आपका हो जाएगा। इसी को चलिए भाई हिंदी में भी पढ़ देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले फिर कहेंगे कि सर हमको नहीं बताया। तो NCTE का पूरा नाम क्या होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कमेटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो न तो कमेटी होता है और न तो टेक्निकल होता है और न तो कमेटी और टेक्निकल होता है। आपका क्या ओरिजिनल नाम है NCTE का, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स से जितना भी काम होता है सारा चीज़ ये देखता है, ये चीज़ आप जान जाइए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोजेक्ट मेथड इज इंडोर्ज बाय नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, एम्पिरिसिज्म, प्रैग्मेटिज्म। प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट मेथड किस में यूज किया जाता है? तो प्रोजेक्ट मेथड आपका प्रैग्मेटिज्म में यूज किया जाता है। प्रैग्मेटिज्म को हम हिंदी में प्रयोजनवाद बोलते हैं। इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हिंदी में देखिए क्या है, प्रोजेक्ट विधि को कौन आगे बढ़ाता है, यानी प्रोजेक्ट मेथड को कौन प्रमोट करता है? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद। सही आंसर आपका हो जाएगा प्रयोजनवाद। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विथ गांधी? गांधी जी से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी ही बुक थी। हिंद स्वराज, उनकी ही पुस्तक थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक थी। नई तालीम, उनकी ही पुस्तक थी। तो इसमें से आपका कौन संबंधित नहीं है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया संबंधित नहीं है, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, भारत की खोज। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। एक सेकेंड इसमें हाँ, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए, क्वेश्चन को आप ध्यान से जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन को ध्यान से आप नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ए एंड बी, बी एंड डी, सी डी, तो ये पढ़ने के बाद ही आंसर दीजिएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आप बनता क्वेश्चन से भी नंबर से हाथ धो लेंगे। चलिए हिंदी मीडियम वाले देखिए, इनमें से कौन गांधी जी से संबंधित नहीं है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग संबंधित है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा है सही नहीं है। तो जो सही है वो गलत, और जो गलत है वो सही हो जाएगा। हिंद स्वराज, उनकी ही पुस्तक है, सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत एक खोज, पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, तो यानी एक गलत है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नई तालीम भी गांधी जी से ही संबंधित है। देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखा है, देख लीजिए, करेक्ट मार्क्स। अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, और एक गलत कर देते हैं तो जितना नंबर पाए हैं उसमें से आपका -1 हो जाएगा। तो आप लोग बहुत पूछते रहते हैं, तो इसलिए बता दिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल सी। ठीक, फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन, क्या लिखा है, चांस इज अ स्टेटमेंट बाय। देखिए ये जो स्टेटमेंट है कि जब कोई भी चाइल्ड बॉर्न होता है, यानी उसका जन्म होता है, तो वो फ्री होता है, लेकिन वो हर तरह से जकड़ा हुआ होता है बेड़ियों से। चैन का अर्थ हो जाएगा बेड़ियों से जकड़ा हुआ होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? अब्राहम लिंकन का है, रूसो का है। ये क्या पढ़ेंगे इसको, पूलो फ्रेयर, आप देख लीजिएगा। मैं हिंदी मीडियम का ही विद्यार्थी हूँ, तो थोड़ा दिक्कत होती है कहीं कहीं पे। जॉन डीवी, तो इसमें से कौन हो जाएगा? तो ये जॉन जैक्स रूसो का स्टेटमेंट है। रूसो क्या बोलते थे कि जब मैन जन्म लेता है तो वो फ्री होता है, लेकिन वो चारों तरफ से क्या होता है? बेड़ियों से जकड़ा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। आइए हिंदी मीडियम वालों के लिए देखें, यह किसका कथन है? मनुष्य का जन्म स्वतंत्र हुआ है, पर हर ओर वह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। अब्राहम लिंकन, रूसो, पाउलो फ्रेरे, इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पाउलो फ्रेरे और जॉन डीवी। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। रूसो महोदय का कहना था कि मनुष्य का जन्म स्वतंत्र हुआ है, लेकिन वह हर ओर बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ये उन्होंने किस आधार पे कहा था? इस आधार पे कहा था कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे किसी भी चीज़ का पता नहीं होता है कि क्या जाति होती है, ऊंच नीच, गरीब अमीर, किसी भी चीज़ का पता नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो समाज में जाल बिछाया गया रहता है कि समाज किस प्रकार से राग, द्वेष, जलन, ऊंच नीच, गरीब अमीर में वो फंसता है। तो इसका संदर्भ इससे था। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अरेंज द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्शन एज पर देयर पैटर्न्स ऑफ थिंग्स। परसेप्शन का सही पैटर्न क्या है? इसमें आपका ये पूछा है, पैटर्न का परसेप्शन का सही पैटर्न आपका क्या है, इसमें ये चीज़ पूछा है। ठीक ना, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक सेकेंड रुक जाइए। तो देखिए इसमें आपका परसेप्शन का सही पैटर्न पूछा है
कि गेस्टाल्ट का जो प्रिंसिपल है उसमें परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण का क्या नियम है। तो देखिए जो प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन का जो पैटर्न होता है, सबसे पहले फिगर ग्राउंड मतलब आकृति पृष्ठभूमि बनता है। तो आपका ए जिसमें पहले होगा वो सही हो जाएगा। तो देखिए तीसरे नंबर ऑप्शन में ये पहले, फिर सिमिलरिटी होता है समानता, फिर इसके बाद आपका प्रोक्सीमिटी होता है यानी सन्निकटता, और फिर इसके बाद आपका क्या होता है क्लोजर यानी समाप्ति। तो ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ACBD। गेस्टाल्ट का जब मैं थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा क्लास में तो वो भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपका आंसर यहाँ पे जानिए कि ACBD इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए हिंदी मीडियम में देखते हैं, हिंदी वाले में देख लेते हैं क्या चीज़ है। गेस्टाल्ट के प्रत्यक्षीकरण के नियमों को उनके देखे जाने के क्रम में सजाए। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि आप का किसी भी चीज़ से प्रत्यक्षीकरण कैसे हुआ, आपके सामने वो कैसे आया, ये चीज़ है। तो सबसे पहले आकृति पृष्ठभूमि हो जाएगा, इसके बाद आपका समानता हो जाएगा, फिर निकटता हो जाएगा, फिर समाप्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा, ये चीज़ आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है, और क्या है देख लीजिए। डॉक्टर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एसोसिएटेड विथ, बोल रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन किससे संबंधित थे। तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी। तो इसका सबसे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वो फाउंडर थे, इस टाइप का कुछ है। तो ये आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके साथ संबंधित थे, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, उस्मानिया विश्वविद्यालय। तो जामिया मिलिया इस्लामिया आपका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में एक चीज़ और आप जान लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये देश के हमारे तीसरे राष्ट्रपति थे, तीसरे प्रेसिडेंट थे। क्या थे, तीसरे प्रेसिडेंट थे। इसी के साथ साथ क्या थे, एक शिक्षाविद थे। क्या थे, शिक्षाविद थे, एजुकेटर थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इतना इनके बारे में फैक्ट। फिर इसके बाद क्या है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अमार सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान ऑफ बांग्लादेश इज रिटेन बाय। जो नेशनल एंथम अमार सोनार बांग्ला है, बांग्लादेश के लिए रिटन किया गया था, वो किसके द्वारा रिटन किया गया था। पहला ऑप्शन है आपका मुजीब आर रहमान, नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्रा चटर्जी। तो आपको पता है कि अमार सोनार बांग्ला नेशनल एंथम कौन लिखा था बांग्लादेश के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपको पूरा सही से पढ़ना है तभी आंसर करना है, वरना आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हिंदी में क्या है, अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा, मुजीबर रहमान, नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 33 देखिए बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिलते हैं तो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप आगे बढ़ जाइएगा, या जो आ रहा है वो लगा दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बेफिजूली का तर्क करेंगे तो आपका समय बर्बाद हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आपसे आ रहा है आप उसको भी नहीं कर पाइएगा। तो ये चीज़ मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसे आप ध्यान में रखिएगा। क्या बोला गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्जन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। मतलब कि ए दिया है और रीजन दिया है आपका, समझ जाइए, पहले स्टेटमेंट है और फिर उसी का एक रीजन दिया गया है, यानी कथन, और फिर आपका रीजन है, ये कह सकते हैं। तो देखिए लर्निंग आउटकम्स आर मिजरेबल, क्या बोल रहा है कि लर्निंग आउटकम्स जो होता है क्या उसको मीजर किया जा सकता है, मतलब मीजर नापा जा सकता है। फिर इसके बाद रीजन इसका क्या बता रहा है, वाट एवर कैन नॉट बी मीजर्ड मस्ट नॉट बी अ लर्निंग आउटकम। जिसको मीजर नहीं किया जा सकता, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है वो लर्निंग आउटकम नहीं होगा। मतलब कि लर्निंग आउटकम्स को ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो लर्निंग आउटकम्स है ओनली क्वांटिटेटिव है, नॉट अ क्वालिटेटिव है, यानी कि गुणात्मक नहीं है, ओनली वो क्या है, संख्यात्मक है। तो आपको पता होगा कि जो लर्निंग आउटकम्स होते हैं गुणात्मक भी होते हैं, यानी क्वालिटेटिव भी होते हैं और क्वांटिटेटिव भी होते हैं। ओनली
क्वांटिटेटिव नहीं होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, लर्निंग आउटकम्स आर मेजरेबल, यानी कि लर्निंग आउटकम्स को मेजर किया जा सकता है। ये तो सत्य है आपका कि भाई क्वांटिटेटिव भी लर्निंग आउटकम्स होते हैं तो मेजर किया जा सकता है। लेकिन ये गलत है, व्हाट एवर कैन नॉट बी मेजर मस्ट नॉट बी लर्निंग आउटकम, कि जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है वो लर्निंग आउटकम नहीं है, तो वो गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, गलत हो जाएगा। बोथ ए एंड आर द ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, गलत हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सही हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका सही होगा। फिर इसके बाद हिंदी में इसी को हम देख लेते हैं। तो हिंदी में क्या है देखिए, अधिगम प्रतिफल नापे जा सकते हैं। अधिगम प्रतिफल मतलब लर्निंग आउटकम्स, अधिगम का जो फल है कि विद्यार्थी किसी भी विषय में कितना सीखा जा सकता है, इसको मेजर किया जा सकता है। कारण क्या है, अभिकथन, अजर्सन को क्या बोलते हैं, अभिकथन, और रीजन को कारण। जो कुछ भी नापा नहीं जा सकता अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता। ये क्या बोल रहा है कि जो मेजरेबल नहीं है वो लर्निंग आउटकम नहीं है, यानी वो अधिगम प्रतिफल नहीं है, तो ये गलत है। जो अधिगम प्रतिफल होता है वो आपका गुणात्मक भी होता है, संख्यात्मक भी होता है। गुणात्मक मतलब क्या, कि पूरे ठीक से उसे हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि आप कितने ईमानदार हैं, क्या ये इसको ठीक से मेजर किया जा सकता है, तो ये आपका गुणात्मक हो गया। क्या हो गया, गुणात्मक। और अगर हम पूछ दें आपकी हाइट क्या है, तो आप बता देंगे कि 5 फीट इतनी है, तो वो क्या हो गया, संख्यात्मक हो गया। क्या हो गया, संख्यात्मक या मात्रात्मक उसको हम बोल सकते हैं, मात्रात्मक बोल सकते हैं। तो जो अधिगम प्रतिफल होता है वो आपका मात्रात्मक भी होता है, और क्या होता है इसी के साथ साथ वो गुणात्मक भी होता है। जैसे आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है, तो गाड़ी चलाना कितना सीखा है, ये तो आपका गुणात्मक हो जाएगा ना। और जैसे आप किसी विषय में कितना नंबर लाए हैं, तो वो आपका मात्रात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अधिगम प्रतिफल क्या होता है, दोनों होता है। तो आपका पहला वाला तो सही हो जाएगा कि अधिगम प्रतिफल को नापा जा सकता है, लेकिन जिसे नहीं नापा जा सकता वो अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता, ये गलत है। अधिगम प्रतिफल को नहीं नापा जा सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये सत्य है लेकिन आर असत्य है। इस तरीके के स्टेटमेंट से आपको बचना है। जो कुछ भी नापा नहीं जा सकता अधिगम प्रतिफल नहीं हो सकता, यानी कि ये बोल रहा है कि जो मेजरेबल नहीं है वो लर्निंग आउटकम्स नहीं हो सकता। तो ऐसे बहुत सारे लर्निंग आउटकम्स होते हैं जिसको हम ठीक तरीके से पूरा मेजर नहीं कर पाते हैं, ये चीज़ है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज प्रोमिनेंटली इन साइंस टीचिंग, कि साइंस के टीचिंग में सबसे अच्छा उपयुक्त विधि कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है, यानी प्रमुख रूप से कौन से टीचिंग मेथड उपयोग किए जाते हैं साइंस टीचिंग में। ऑप्शन में है आपका लेक्चर मेथड, स्टोरी टेलिंग मेथड, केस स्टडी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका देख लीजिए क्या क्या ऑप्शन है, ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए एंड सी ओनली, डी एंड ई ओनली। तो क्या हो जाएगा इसमें, साइंस टीचिंग विज्ञान शिक्षण की बात हो रही है। विज्ञान शिक्षण में क्या होता है कि लेक्चर मेथड, यानी व्याख्यान विधि से तो आप पढ़ा सकते हैं लेक्चर दे दे के, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टोरी टेलिंग मेथड, तो इतिहास आप नहीं पढ़ा रहे हैं कि आप कहानी के माध्यम से पढ़ाएंगे। हिस्ट्री वगैरह आप पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, तो कहानी के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। केस स्टडी मेथड भी आप नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये कोई सोशल साइंस आप नहीं पढ़ा रहे हैं। इसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड आपका सही हो जाएगा और लेक्चर मेथड आपका सही हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि प्रमुख रूप से हम साइंस को पढ़ाने में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए एंड सी। क्या हो जाएगा, ए एंड सी। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या है, इनमें से कौन से विधियां विज्ञान शिक्षण के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग की जाती हैं, तो वो क्या है, पहला आपका लेक्चर विधि, कहानी विधि, केस स्टडी, ह्यूरिस्टिक समस्या समाधान विधि। तो आपका लेक्चर विधि इसमें सही हो जाएगा और ह्यूरिस्टिक क्या चीज़ है, गलत हो गया क्या, एक सेकेंड रुकिएगा, ये थोड़ा गलत हो रहा है, एक सेकेंड, गलत हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, एक सेकंड में देख लेता हूँ, किधर है। हाँ, इसका आपका
इसका आपका सही आंसर डी एंड ई हो जाएगा, ह्यूरिस्टिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आपका हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में आपका दिया नहीं है। अगर ऑप्शन में ए और डी दिया होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि लेक्चर मेथड भी प्रमुख रूप से यूज किया जाता है और ह्यूरिस्टिक मेथड भी आपका प्रमुख रूप से यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपका ए और डी नहीं दिया है, तो डी और ई हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान शिक्षण को हम स्टोरी टेलिंग मेथड और लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकते। बी एंड सी केस स्टडी मेथड और स्टोरी टेलिंग मेथड से बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। और ए और सी लेक्चर और केस स्टडी मेथड भी गलत हो जाएगा। तो चौथा नंबर है आपका सही हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वाले दोनों देख लीजिए कि आपका ह्यूरिस्टिक विधि और समस्या समाधान विधि इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, जो ऑप्शन आपको थोड़ा उचित लगेगा उसी में आप टिक लगा सकते हैं। बिल्कुल मतलब आँख मूंद के टिक नहीं लगाना है, थोड़ा तर्क कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा तर्क मत कीजिएगा क्योंकि समय आपके पास कम होता है। अगला क्या है, ट्रायल एंड एरर मेथड प्रपोज्ड बाय। ट्रायल और एरर मेथड किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो आपको एकदम अच्छे से पता होगा कि सीखने के नियम में ईएल थॉर्नडाइक महोदय जो थे, ट्रायल और एरर यानी प्रयास और भूल का सिद्धांत दिए थे। तो जीन पियाजे गलत हो जाएगा, लेओ वाइगोत्स्की गलत हो जाएगा, अल्बर्ट बंडूरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, प्रयोग और भूल विधि किसने दी थी? तो जीन पियाजे, लियो वाइगोत्स्की, ईएल थॉर्नडाइक, अल्बर्ट बंडूरा। तो ईएल थॉर्नडाइक आपका सही हो जाएगा। प्रयोग और भूल विधि थॉर्नडाइक महोदय आपका दिए थे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है अगला, सा विद्या या रिक्त स्थान ब्लैंक, द एजुकेशन इज द वन दैट। तो इसमें क्या होगा आपका, सा विद्या या विमुक्त, ये सब कोई जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या है, सा विद्या या ब्लैंक शिक्षा वह है जो, सा विद्या या विमुक्त शिक्षा वह है जो मुक्ति प्रदान करती है। यहाँ पे हो जाएगा मुक्ति प्रदान करती है। क्या हो जाएगा, मुक्ति प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विमुक्त, विमुक्त ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही हो जाएगा। देखिए बहुत मज़ा आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, आपको बहुत एक्सपीरियंस मिलेगा। देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। तो क्या है देखिए, चिल्ड्रेन हु ग्रो अप इन होम फील्ड्स विथ हार्श पनिशमेंट एंड फैमिली वायलेंस आर मोर लाइकली टू यूज एग्रेशन। क्या बोल रहा है कि जिनके घर में पनिशमेंट यानी दंड दिया जाता है, फैमिली वायलेंस देखी जाती है, पारिवारिक हिंसा देखी जाती है, वे बच्चे ज़्यादातर एग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक दिखते हैं। और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, एग्रेशन शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ असर्टिवनेस विच मीन्स अफर्मिंग अ लेजिटिमेट। देख लीजिएगा इसे क्या पढ़ेंगे, राइट। ये बोल क्या रहा है, इसका आप अर्थ समझिए। पहले में बोल रहा है कि जिनके घर में पनिशमेंट यानी कि दंड वगैरह दिया जाता है ज़्यादा, फैमिली वायलेंस देखने को मिलता है, तो उन बच्चों में एग्रेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एग्रेशन को एसरेटिवनेस से मतलब कि नहीं तुलना करना चाहिए, मतलब तुलना नहीं, मतलब कि उसका बराबर नहीं देखना चाहिए। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि एग्रेशन और इसको जो भी पढ़ेंगे आप इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, एसरेटिवनेस या एजरेटिवनेस जो भी पढ़ेंगे दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये बोलना चाह रहा है। विच मीन्स अफर्मिंग अ लेजिटिमेट राइट, मतलब कि ये एसरेटिवनेस का अर्थ क्या होता है कि अपने हक के लिए लड़ना एग्रेशन नहीं है। अपने हक के लिए यानी सही चीज़ों के लिए जब आप फाइट कर रहे हैं तो वो एग्रेशन नहीं कहलाएगा, वो आपका एसरेटिवनेस कहलाएगा। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मेरे को दिक्कत आता है तो मैं सुधार कर रहा हूँ धीरे धीरे, बाकी आप थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखिए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट,
1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट। तो मेरे हिसाब से इसका पहला आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि दोनों कथन आपका सही बोल रहा है। एग्रेशन और एसरेटिवनेस में दोनों में अंतर है, क्योंकि एसरेटिवनेस अपने हक के लिए लड़ना होता है, और एग्रेशन क्या होता है कि जब आप आक्रामक मतलब हो रहे हैं, तो आक्रामक नेगेटिव के लिए भी हो सकते हैं, पॉजिटिव चीज़ों के लिए भी हो सकते हैं। लेकिन जो एसरेटिवनेस होता है वो क्या होता है, आप अपने अधिकारों के लिए फाइट करते हैं। ये चीज़ आपका है, ये समझ लीजिए, ठीक। फिर इसके बाद हिंदी में इसका देख लीजिए। वे बच्चे जो उन घरों में बड़े होते हैं जहां कठोर दंड और पारिवारिक हिंसा भरी हो, उनके द्वारा आक्रामकता का इस्तेमाल अधिक देखा जाता है। वे बच्चे ज़्यादा आक्रामक होते हैं। आक्रामकता को निश्चयात्मकता से भ्रमित नहीं करना चाहिए। निश्चयात्मकता का अर्थ किसी वाजिब हक के लिए निश्चयपूर्वक डटे रहना है। निश्चयात्मकता यानी कि आप एक अपना निश्चय लक्ष्य बना लिए कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, तो वो उसको आक्रामकता कहना गलत होगा, ठीक ना। आक्रामकता और निश्चयात्मकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से आपका 1 सही होना चाहिए। कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। और इस तरीके के जो भी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जो भी शिक्षण शास्त्र वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें आपका फाइनल आंसर आयोग का माना जाता है, एनटीए का माना जाता है, जब वो आंसर की जारी करता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको तर्क करना ही पड़ता है। देखिए, मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2, यानी कि आपको यहाँ पे मैच करना है क्वेश्चन नंबर 38 में। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हम देख लेते हैं कि क्या होगा। तो देखिए, इसमें जो पुंग मस्तिष्क है वो क्या है, सुशांत गुण तिलक से संबंधित है। किससे संबंधित है, सुशांत गुण तिलक से संबंधित है। और शिक्षा और जन आंदोलन एक पुस्तक है, जिसको किसने लिखा है, साधना सक्सेना जी ने लिखा है। शिक्षा में बदलाव का जो सवाल है वो आपका अनिल सदगोपाल जी कर रहे थे। राइट टू एक्ट को राइट टू एक्ट आरटीई के संबंध में इनका, आरटीई को वकालत करने में इनका योगदान था अनिल सदगोपाल जी का। तो और फिर बच हमारा क्या गया, शिक्षा और ज्ञान। तो जो बच गया वो हो जाएगा कृष्णा कुमार। तो सबसे पहला हमारा डी का क्या था, 4। तो डी का 4 आप देखिए किस में है, डी का 4 आपका 1 में है और 2 में है। फिर इसके बाद आपका सी का क्या था, शिक्षा में बदलाव का सवाल। तो शिक्षा में बदलाव का सवाल अनिल सदगोपाल था। क्या था, अनिल सदगोपाल। तो सी का 1, सी का 3, तो सी का 1 वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। शिक्षा का ज्ञान आपका हो जाएगा कृष्ण कुमार। शिक्षा और जन आंदोलन एक पुस्तक है जिसको लिखी है साधना सक्सेना। शिक्षा में बदलाव का सवाल अनिल सदगोपाल इसलिए है क्योंकि आरटीई की इन्होंने वकालत की थी। राइट टू एक्ट जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, इसकी वकालत इन्होंने की थी। पुंग मस्तिष्क आपका सुशांत गुण तिलक से संबंधित है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए, डी का 4, सी का 1, बी का 3 और इसके बाद 1 का 2। तो इस प्रकार से आपको पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट इज नोन एज। जो स्कूल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, यानी कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट संप्रदाय हैं, वो किस देश से संबंधित हैं, एशिया से, जर्मन से, इंडियन से, रसियन से। तो आपका जर्मन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से संबंधित है ये आपका गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट। हिंदी में देखिए, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक संप्रदाय जाना जाता है एशियाई मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के लिए, जर्मन मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के लिए, भारतीय मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के लिए, रूसी मनोवैज्ञानिक संप्रदाय के लिए। तो जर्मन मनोविज्ञान संप्रदाय के लिए आपका गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक संप्रदाय आपका जाना जाता है। इसी के बाद इसमें हम कुछ यदि फैक्ट देखना चाहेंगे तो आपका फैक्ट क्या हो जाएगा कि जो गेस्टाल्ट संप्रदाय था इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना आपका मैक्स बर्दाइमर ने की थी। मैक्स बर्दाइमर, ये याद रखिएगा आपका, अगले बार हो सकता है क्वेश्चन बदल दें। और कब की थी, 1912 में की थी। कब की थी, 1912 में। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, समग्र रूप। क्या होता है, समग्र रूप। गेस्टाल्ट का आपका अर्थ होता है समग्र रूप। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन को चैलेंज करना पड़ता है आयोग के पास, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है मेरे नज़र में, बाकी आपके नज़र में क्या है आप खुद बताइएगा।
बोला क्या जा रहा है, डेलर्स कमीशन अपॉइंटेड बाय यूनेस्को रिकमेंडेड्स टू बेस एजुकेशन ऑन 4 पिलर्स, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, द 4th पिलर इज। ये बोल रहा है कि डेलर कमीशन अपॉइंटेड किया, मतलब कि जो डेलर कमीशन था वो यूनेस्को के द्वारा रिकमेंडेड किया गया था बेस एजुकेशन के लिए। इसमें 4 पिलर बताए गए थे। पहला पिलर आपका लर्निंग टू नो, दूसरा लर्निंग टू डू और तीसरा लर्निंग टू बी। तो चौथा कौन सा होगा? तो मेरे हिसाब से क्या है कि लर्निंग टू बी जो है वो चौथा स्तंभ है, लेकिन इसमें भाई तीसरा बना के दिया है। तो चौथा आपका क्या हो जाएगा, लर्निंग टू लिव टुगेदर हो जाएगा। तो जैसा ऑप्शन देगा वैसा हमको आंसर देना है पेपर के हिसाब से। और ऐसे यदि आप पढ़ेंगे तो लर्निंग टू नो पहला स्तंभ माना जाता है, लर्निंग टू डू दूसरा, और लर्निंग टू लिव टुगेदर तीसरा, और लर्निंग टू बी चौथा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे तीसरे में लर्निंग टू बी को दे दिया है, तो चौथे में हम किसको आंसर करेंगे, लर्निंग टू लिव टुगेदर को। लर्निंग टू लिव टुगेदर क्या होता है, इस पे मैंने 49 मिनट का क्लास लेके इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि समय होगा तो आप 2 के स्पीड में देख लीजिएगा। लिंक यदि नहीं मिलेगा तो आप हमसे लिंक मांग लीजिएगा कमेंट में। इसके बाद यही वाला हिंदी में है, हिंदी में चलिए देख लेते हैं भाई जल्दी से। यूनेस्को द्वारा नियुक्त शिक्षा पर आधारित डेलर कमीशन के अनुसार शिक्षा 4 स्तंभों पर आधारित है, जिनमें है जानने के लिए अधिगम पहला, करने के लिए अधिगम दूसरा, बनने के लिए अधिगम तीसरा। तो चौथा स्तंभ कौन सा है? तो देखिए बनने के लिए अधिगम को चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन यहाँ तीसरे स्तंभ के रूप में दिया है, तो चौथे में हम किसको लगाएंगे, साथ साथ रहने के लिए अधिगम। और डेलर कमीशन में सुखी जीवन जीने के लिए अधिगम स्तंभ नहीं बताया गया है, सुखी मृत्यु प्राप्त करने के लिए अधिगम नहीं बताया गया है, बचे रहने के लिए अधिगम नहीं बताया गया है। साथ साथ रहने के लिए अधिगम चौथे स्तंभ के रूप में बताया गया है, लेकिन यहाँ तीसरे में बनने के लिए डाल दिया है, तो हम चौथे में इसको लगा देंगे, तो हमारा सही माना जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक चीज़ आपको फैक्ट इससे बता दूं डेलर कमीशन से, जो कि बहुत ही ज़रूरी है भाई, आपको कुछ नंबर मिल सकता है। तो इसमें क्या है, देखिए ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, कब की गई थी, 1996 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये चीज़ पहले जान लीजिए। और इसको प्रपोज किसके द्वारा किया गया था, तो जैक्स डेलर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, जैक्स डेलर के द्वारा इसको प्रपोज किया गया था। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आगे क्या है आपका, सोशल मोबिलिटी इज द क्रसियल फोर्स फॉर द सोशल चेंज। दूसरा क्या है, फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन सोशल मोबिलिटी इज द ओनली रिक्वायर्ड थिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा एक सेकेंड थोड़ा सा देख लेते हैं। ए इज करेक्ट और सेकेंड इज इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, हिंदी वाले में देखिए, क्योंकि इंग्लिश में एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी मुझे, तो हिंदी वाले में देखिए। सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का अहम बल है। जो समाज गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, यानी कि हरदम बढ़ते रहता है, प्रगतिशील होता है, उसमें क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन भी होता रहता है और सोशल चेंजेस भी आते रहते हैं। लेकिन तो ये क्वेश्चन हमारा, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय एकता के लिए सामाजिक परिवर्तन ही केवल जरूरत होती है। तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए क्या बस सोशल चेंजेस ही जरूरी है? बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा। जहां भी केवल शब्द आपको दिख जाए, जहां भी कौन सा शब्द दिख जाए, केवल शब्द आपको दिख जाए, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्योंकि नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता के लिए सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारी चीजें जरूरी होती है। समानता, भाईचारा, ब्रदरहुड्स, इक्वलिटी और तमाम चीज़ें, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, भेदभाव रहित समाज, बहुत सारी चीज़ें जरूरी होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। तो आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा। जहां भी केवल शब्द दिख जाए एक बार थोड़ा तर्क कर लीजिएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद क्या है, देखिए अगला भी क्वेश्चन साइकोलॉजी से है, बहुत ही अच्छा है। अरेंज द फॉलोइंग फेजेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन असेंडिंग एज ऑर्डर। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, असेंडिंग एज ऑर्डर, निम्न पदों को क्रम में सजाइए। विकास के निम्न पदों को क्रम में सजाना है, क्रम में बताना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। तो देखिए ओरल स्टेज सबसे पहले आता, साइकोसेक्सुअल जो आपका सिद्धांत है
क्या बोला जाता है इसको, लैंगिक विकास, मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है, इसमें आपका ओरल स्टेज पहले आता है यानी मुखीय अवस्था, फिर इसके बाद एनल स्टेज आता है आपका गुहीय अवस्था। तो देख लीजिए कि डी और ए किसमें है, तो तीसरे में आपका डी है, ए है। फिर इसके बाद फैलिक स्टेज आता है ई, फिर इसके बाद आपका सी लेटेंसी आता है, और सबसे लास्ट में आपका जेनिटल स्टेज आता है। तो आपका इसको एक याद करने का ट्रिक भी होता है, ओपी, एक सेकेंड गलत हो गया, ओ ए और फिर क्या है, हाँ ओ ए पी एल जी आपका ये हो जाता है, ओ ए पी एल जी टीवी लेके अइयो, आपका एक स्टेटमेंट है, ओ ए पी एल जी टीवी लेके अइयो। ये अगर आप कथन याद कर लेते हैं तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। ओ से आपका ओरल स्टेज हो जाएगा, ए से एनल, फिर पी से पेलिक, और यल से लेटेंसी, जी से जेनिटल। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 3, ओ ए पी एल जी टीवी लेके अइयो। ये ट्रिक आप याद रख लीजिएगा। मनोलैंगिक विकास के निम्न पदों को क्रम में सजाइए। तो आपका हिंदी में क्या हो जाएगा? मुखीय पहले हो जाएगा, गुदीय दूसरा हो जाएगा, लैंगिक तीसरा हो जाएगा, और सुषुप्ता अवस्था यानी कि लेटेंसी स्टेज चौथा हो जाएगा, जननांगिक यानी जेनिटल पांचवा हो जाएगा। तो हमारा देख लीजिए इसमें से तीसरा हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर हम थोड़ा आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी इज गिवन बाय। साइको एनालिटिकल थ्योरी व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का किसने दिया है? लेव वाइगोस्की ने दिया है, जीन पियाजे ने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने दिया है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है। तो सबको पता होगा, जिसने भी बीएड अच्छे से पढ़ा होगा या डीएलएड अच्छे से पढ़ा होगा, कि जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है वो सिगमंड फ्राइड महोदय का है। तो सिगमंड फ्राइड महोदय का है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही हो जाएगा। हिंदी में हम देख लेते हैं, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया है? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड। तो चौथा नंबर हमारा इसमें सही हो जाएगा। कौन सा नंबर सही हो जाएगा? चौथा नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, क्या पूछ रहा है? नेशनल लिटरेसी मिशन वाज स्टार्टेड इन। तो 1986 यानी एनईपी सेकेंड यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वितीय में इसकी बात की गई थी। तो 1986 वाला आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। और बाकी इसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो 1988 में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट यानी धरातल पे उतारा गया था। और ये 15 से 35 वर्ष के वयस्कों को शिक्षा के कार्यक्रम में जोड़ने के लिए किया गया था, कि उनको हम साक्षर कैसे बना सकें, बराबरी पे लाने के लिए ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी 15 से 35 वर्ष के व्यक्तियों के लिए। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका 1986 सही आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद आपका क्या है? अरेंज द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एज पर देयर ओक्यूरेंस। पीयर रिलेशनशिप यानी पहले कौन होता है? ये जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं, वो पहले कौन से घटते हैं और बाद में कौन से घटते हैं, उसके क्रम में आपको लगाना है। तो देखिए, फीडिंग यानी कि भोजन खिलाना सबसे पहले होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दूसरे नंबर पे होता है, स्कूलिंग तीसरे नंबर पे होता है, पीयर रिलेशनशिप चौथे नंबर पे होता है, मेंटरिंग आपका 5वें नंबर पे होता है, यानी कि मार्गदर्शन। तो आपका इसमें क्या हो जाएगा? ई आपका किस में आया है? तो ई आपका एक ही ऑप्शन में आया है, चौथे में। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए हिंदी में देख लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्या है? इन प्रमुख अवसरों को उनके घटित होने के क्रम में सजाइए। दोस्तों के साथ संबंध, परामर्श प्राप्ति, स्कूल जाना, टॉयलेट प्रशिक्षण। तो देखिए, आप टॉयलेट प्रशिक्षण आगे ही दे देंगे, खाना खाएगा तभी तो टॉयलेट करेगा ना बच्चा। तो अब भोजन खिलाना आपका पहला हो जाएगा। अब भोजन खाएगा तो टॉयलेट करेगा कि नहीं करेगा? तो दूसरा हो जाएगा। उसके बाद स्कूल भी बच्चा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा। दोस्तों के साथ संबंध फिर बनाएगा, चौथा। और परामर्श प्राप्ति सबसे 5वां में हो जाएगा। तो ई आपका जिसमें है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने, शायद हम लोग का क्वेश्चन पूरा हो गया। टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा। कितने क्वेश्चन देखा? टोटल आज की वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन देखा। और ये 20 क्वेश्चन आपके 9 जून 2023 का क्वेश्चंस हैं। CUET PG के क्वेश्चन हैं।
मैं कोई दूसरे क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूँ। कल की वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में हम लोग 20 दूना 40 हो जाएगा, फिर 20 करेंगे और फिर 15 क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से इस प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और इसके बाद फिर हम लोग थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करेंगे यूनिट वाइज। टोटल 10 यूनिट हैं आपके, तो आप बताइएगा कि कौन सा यूनिट आपको मैं पहले पढ़ा दूं उन 10 यूनिट्स में से। क्योंकि इसलिए मैं ऐसा पूछ रहा हूं कि देखिए, जिस यूनिट पे सबसे ज़्यादा कमांड होगा आपको, जो अच्छे से आपको यूनिट आती होगी, तो उसको मैं बाद में पढ़ा दूंगा। और जो यूनिट बिल्कुल आपको नहीं आती होगी, एकदम ना के बराबर, तो वो कमेंट में आप लिख के बताइएगा, तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट पढ़ना। तो वो चीज़ हमें बताइएगा, तो हम शुरुआत करना चाहते हैं। और अगर मेरे मन मुताबिक आप चलेंगे तो मैं मनोविज्ञान से शुरुआत करना चाहता हूं। जो मनोविज्ञान जिस यूनिट से आपका है, मैं आगे आपको मनोविज्ञान पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ा देना चाहता हूं। और इसके बाद फिर मैं देखूंगा कि कौन सा यूनिट आपको पढ़ाना है। तो आप एक बार कमेंट में खुद भी बता दीजिएगा कि क्या आपको पढ़ना है, तो उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करूंगा। और क्या आज के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व में आपको मज़ा आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया, ये आप ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चंस का आंसर आपको कुछ दूसरा लगता है तो आप उसको कमेंट में हमें बताइएगा, तो उस पर मैं फिर से विचार करूंगा और देखूंगा कि आपका जो मतलब समस्या है उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आज हम लोग 20 क्वेश्चन किए हैं। अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट होता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो कमेंट में एक बार हमको बताइएगा। क्योंकि भूल सबसे होता है, मेरे से भी हो सकता है पढ़ने में मिस्टेक या देखने में मिस्टेक, तो मैं उस पर विचार करूँगा और उस पर एक बार फिर से रिसर्च करूँगा। ये सारी चीज़ें बहुत ही रिसर्च करने के बाद आपके सामने लाई जाती है, तो इसमें बहुत मेहनत लगता है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 75 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो फिर ये PDF मैं आपको आंसर की के साथ आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो आप उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ये चीज़ आप जान लीजिए, ठीक ना। और इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इस सेशन को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जितने भी हमारे CUET PG के एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोग एमएड के लिए CUET PG का फॉर्म 2024 में भरे हैं, उनके पास इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे अपनी प्रिपरेशन में उन्हें कुछ मदद मिल सके। आपको पता ही है कि इस चैनल पे अभी तक हम कोई भी पैसा वगैरह किसी भी क्लास का कुछ भी नहीं लेते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं CUET PG इंट्रेंस की, तो उनको मदद मिले अधिक से अधिक इस चैनल के द्वारा। तो वीडियो को एक बार शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर हम आपको अगले सेशन में कल मिलते हैं।